गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने कंसंट्रेशंस के बारे में और क्या कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने इससे पहले चर्चा की थी। अब हमको आज वान हाफ गुणांक पढ़ना है और वान हाफ गुणांक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तक जितना भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा है और जितने भी फार्मूले पढ़े हैं वो उन पदार्थों पर अप्लाई होते हैं, यूज होते हैं जो विलयन अवस्था में जाने पर डिसोसिएट नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं। जैसे यूरिया हो गया आपका, जैसे शुगर हो गया आपका, ये पानी में जाने पर या इनको विलयन अवस्था में ले जाने पर ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। लेकिन जो पदार्थ आयनित होते हैं उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक साइंटिस्ट थे वान हाफ, उन्होंने अपने ही नाम पर वान हाफ फैक्टर दिया, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में इसकी चर्चा मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी कर चुका हूं, बहरहाल आपको पता नहीं होगा क्योंकि मैंने वहां पर उसके बारे में बताया ही नहीं है। और हमने एक रिलेशन देखा था फॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में। वहां पर जो रेशियो आता है फॉर्मेलिटी और मोलरिटी का, दैट इज उसे ये क्या बोलते हैं, वान हाफ फैक्टर बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगी मेरी बातें, बहुत ध्यान से समझिएगा। वान हाफ फैक्टर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हमको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वे विलयन के गुण जो विलय गुणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो विलय गुणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुण हमें क्या कहलाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, अनुसंख्यिक गुण कहलाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमने NaCl को ले लिया और पानी में डाल दिया तो NaCl क्या होगा, Na+ और प्लस Cl- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाला तो 1 मोल था, लेकिन हाँ अंदर जो गया तो कितना मोल बन गया, 1 और 1 2 बन गया। तो यहाँ पर मोलों की संख्या बढ़ गई। तो ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। जैसे कि हम मान लो C6H5COOH ले लें, इसके 2 मॉलिक्यूल्स अगर डाल दें तो ये क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं। संगुणित हो जाते हैं मतलब देखिए C6H5COOH कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, कुछ ऐसा नजर आएगा। 2 मॉलिक्यूल्स दोनों को दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और ये हो गया C6H5 C6H5COOH। तो जब ये 2 मॉलिक्यूल्स आप डालते हैं किसी लिक्विड में या फिर कहें किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो होता क्या है, ये आपस में संगुणित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स मिल करके देखो हमने डाले तो 2, लेकिन वो कितना गया, 1 मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो भिन्न भिन्न आती हैं और इसी के लिए वान हाफ फैक्टर का यूज किया जाता है। और वान हाफ फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर पूर्ण डिसोसिएशन हो रहा है तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आयन मिल रहे हैं और यहाँ पर I बराबर कितना हो जाएगा, 1, और बल्कि 1/2 हो जाएगा क्योंकि 2 आपने डाला है तो 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है, 1/2। 2 डालने पर आपका कितना आ रहा है, 1, और जब 1 डालेंगे तो कितना आएगा, आधा मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वान हाफ फैक्टर की बहुत आवश्यकता है। आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे वान हाफ फैक्टर होता क्या है, कैसे निकालते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी कि वान हाफ फैक्टर क्या होता है। तो इसके लिए बहुत सारे फार्मूले हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई पदार्थ विलयन में वियोजन या संगुणन प्रदर्शित कर रहा हो, या तो डिसोसिएशन प्रदर्शित कर रहा हो या तो एसोसिएशन प्रदर्शित कर रहा हो। अगर डिसोसिएशन प्रदर्शित कर रहा है तो देखो यहाँ पर ये डिसोसिएशन है,
ये एसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है, तो हमें वहां पर फार्मूले, अपने फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। अभी मैं आपको बदलता हूं, पहले तो वन हाफ गुणांक को ही समझ लो। वन हाफ गुणांक क्या है? जब कोई पदार्थ विलयन अवस्था में वियोजन या संगुणन प्रदर्शित करता है तो वहां पर वन हाफ वैज्ञानिक ने एक गुणांक को बताया, जिसे वन हाफ गुणांक कहते हैं। और वन हाफ गुणांक को निकालने के कई तरीके हैं, उनके फार्मूले ही आपको लिखने हैं, तो ध्यान से लिख लीजिए। वन हाफ गुणांक का फार्मूला क्या क्या होता है? वन हाफ गुणांक, वन हाफ फैक्टर बोलते हैं, वन हाफ फैक्टर, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर वियोजन या संगुणन के बाद, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की कुल संख्या। ध्यान समझिएगा, वियोजन या संगुणन के बाद, वियोजन या संगुणन के बाद, संगुणन के बाद कणों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वियोजन या संगुणन से पूर्व, वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या। शायद अभी आपको समझ में आ रहा हो, मैंने एग्जांपल लिया था NaCl। अगर कह दें ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो काहे में टूटेगा? आपको पता है ये Na प्लस Cl-। तो I बराबर क्या होगा? I बराबर क्या होगा? वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या। तो वियोजन जब हो गया तो एक और एक दो कण हो गए, दो, और बटे वियोजन से पूर्व कणों की कुल संख्या। तो पहले कितना है? एक, तो ये तुम्हारा एक हो गया। तो I बराबर कितना आ गया? I बराबर 2 आ गया। इक्वेशन का लेते हैं। और दूसरा, अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, याद करो, 2 इधर लिया था तो वो 1 बन गया था, तो 1/2 हो जाएगा। सिंपल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस तरह से वियोजन से पूर्व, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या और वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या या कणों की संख्या के रेशियो को क्या कहते हैं? वन हाफ फैक्टर बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो डिफाइन हम कई फार्मूलों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या है? I बराबर, ध्यान से समझिएगा जिन चीजों को हम बता रहे हैं, अपसामान्य या अपसामान्य या प्रायोगिक अणुसंख्यक गुण का मान, या प्रायोगिक अणुसंख्यक गुण का मान, अणुसंख्यक गुण का मान डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। आप जानते हैं क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रयोग द्वारा उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकाल करके यहाँ रख दीजिए और एक्सपेरिमेंट से, सॉरी
एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ऊपर रखेंगे और सैद्धांतिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नीचे रखेंगे। सैद्धांतिक आनुसंख्यक गुण का मान, आनुसंख्यक गुण का मान। और यहीं पर तीसरा ले लेता हूं, I बराबर अपसामान्य या सैद्धांतिक, अपसामान्य, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, अपसामान्य या सैद्धांतिक अणुभार, गलती हो गई है थोड़ी सी, ऐसे ना लिख करके दूसरे तरीके से लिखें, ज्यादा बेहतर है। विलेय का सैद्धांतिक अनुभार, सैद्धांतिक अनुभार डिवाइडेड बाय विलेय का प्रायोगिक या अपसामान्य क्या अनुभार। अपसामान्य नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, प्रायोगिक को अपसामान्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये कब लागू होंगे? जब कोई पदार्थ विलयन अवस्था में वियोजन या संगुणन प्रदर्शित कर रहा हो तब। तो हमने आपको बताया वियोजन तथा संगुणन की स्थिति में विलयन के अणुसंख्यक गुणों और विलेय का अनुभार सही ज्ञात करने के लिए वान ठाप ने क्या किया? गुणांक दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? वान ठाप गुणांक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी हम क्या निकालते हैं? एक्चुअल में हम मॉलिक्यूलर वेट की गणना करते हैं ज्यादातर। तो मॉलिक्यूलर वेट सही ज्ञात करने के लिए ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया? एक गुणांक दिया जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। और फिर उन यौगों के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके लिए आप फार्मूले कैसे बनाएंगे देखेंगे ध्यान से। अब आई आपको पता है, और एक फार्मूला आपने पढ़ा था, मैंने कहा था अभी कि हाँ कुछ थोड़ा सा मैंने बताया था, तो याद कीजिए। मैंने बोला था फॉर्मेलिटी बराबर क्या होता था? नंबर ऑफ फार्मोल्स, और नंबर ऑफ फार्मोल्स बराबर क्या होता था? वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। याद करो, MO से रिप्रेजेंट किया था, वहां पर चेक कर सकते हो, और इनटू V in लीटर, कुछ ऐसा ही फार्मूला आया होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये आपका क्या है? फॉर्मेलिटी के लिए। और मोलरिटी के लिए क्या था? वेट डिवाइडेड बाय MP इनटू V in लीटर, कुछ ऐसा था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब दोनों में जब रिलेशन देखने गए तो हमने क्या किया? F भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो F बाय M हो गया इज इक्वल टू F का वैल्यू कितना है? F का वैल्यू कितना, जरा ध्यान दो। ये रहा वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इनटू V in लीटर। यहां पर इसका वैल्यू क्या है? वेट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल मॉलिक्यूलर वेट इनटू V in लीटर। V in लीटर डब्ल्यू कैंसिल हो गया, ये MT ऊपर पहुंच जाएगा, तो F अपान M बराबर क्या नजर आएगा आपको? MT अपान MO, और यही क्या है आपका? I है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी मैंने बात की है, आप फार्मूला चेक कर सकते हैं। अभी भी मैंने बताया है कि सैद्धांतिक अनुभार और प्रायोगिक अनुभार के रेशियो को वान ठाप फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वान ठाप फैक्टर क्या?
वन फैक्टर को डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ क्रिटिकल मॉलिक्यूलर वेट टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, वहां पर आप बराबर में I लिख सकते हो। तो F/m अर्थात फॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रेशियो किसके बराबर होता है, 1/2 फैक्टर के बराबर होता है। तो ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक बार फिर से देखें। RLVP नॉर्मल केस में जब डिसोसिएशन ना हो रहा हो या एसोसिएशन ना हो रहा हो, तो इसके लिए आपका जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, RLVP is equal to PS P0 minus PS upon E0 नॉर्मल केस में। या फिर हमने इसी को बताया था, जब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दिया हो तब इसका प्रयोग, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दिया हो तब इसका प्रयोग। इसके लिए फॉर डेल सर लिखें ना, एक मिनट, ये आपका किसके लिए है, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। तो याद रखना तब विलयन के लिए ऐसी स्थिति थी, और अगर विलयन तब ना हो तो फिर हम क्या करते थे, RLVP is equal to PS माइनस P0 डिवाइडेड बाय, जरूर हो रहा है, हाँ जरूर हो रहा है, P0 माइनस PS अपॉन PS जब डायरेक्ट सॉल्यूशन ना हो तब ऐसा करते थे RLVP के लिए। अच्छा, ये नॉर्मल केस में है, कब, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो रहा हो। ठीक है, और परस्पर दाब पाई V बराबर आपने क्या किया था, NHT, तो N कितना पर वेट डिवाइडेड बाय कितना मॉलिक्यूलर वेट इनटू S इनटू T। ये आपका दूसरा था, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। तीसरा क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू TBS माइनस TB नो, सॉरी इतने यहाँ लिखना चाहिए था, ओहो हो गया। चल W into 1000 डिवाइडेड बाय MT into कैपिटल W in ग्राम, ये आपका था। और चौथा कौन सा था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into स्मॉल w into 1000 डिवाइडेड बाय MT into कैपिटल W in ग्राम। ये कब, जब आपका जो सॉल्यूट है डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं दिखाता है तब आप इस तरह से यूज करेंगे, और अगर वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिखाता है तो सब में आप I से गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे I से, ध्यान दीजिए ये सब में I से गुणा कर देंगे। कब होगा ऐसा, जब आपका सॉल्यूट डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिखा रहा होगा तो उसमें I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बोल दें कि आपके पास KCl है तो KCl डिसोसिएशन एसोसिएशन दिखाएगा, K प्लस K माइनस, तो अगर कह रहे हैं पूर्ण डिसोसिएट हो जाता है तो आप डायरेक्ट I बराबर कितना हो गया, 2, 1 1 2। कैसे हुआ आपको पता है, नंबर ऑफ आयंस देख लीजिए कि यहाँ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वियोजन के बाद अणुओं की कुल संख्या कितनी है, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या आपको नजर आ रही होगी, 2 है, अणुओं की संख्या 2 है, और वियोजन से पूर्व कितनी है, 1, तो 2/1 बराबर 2 ही आएगा। जैसे मान लो कह दें कि Al3 है और इसका पूर्ण डिसोसिएशन हो रहा है, तो Al+3 प्लस 3 टाइम्स Cl माइनस हो जाएगा, तो इसके लिए I बराबर कितना होगा, तो वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या 1 और 3 कितने हो गए, 4, और वियोजन से पूर्व कितना है, 1, तो बराबर कितना आ गया, 4। ये आपका I है, तो I आप ऐसे निकाल सकते हैं। और एक बात सदैव याद रखना, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को जिसमें COOH होगा, ठीक है, और अगर इसको बेंजीन में घोल दिया जाए, इसमें घोल दिया जाए बेंजीन में, तो ये सदैव एसोसिएशन दिखाएगा, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आपको, R
जनरल आर यहाँ पर ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर OH हो जाएगा। और इसके अगर दो मॉलिक्यूल्स ले लिए जाए, उसको पानी में डाला जाए तो ये बदल जाएगा RCO OH HOCO और ये R। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद से देखिएगा वियोजन के बाद अणु कितने हैं, एक, ये तो एक ही मॉलिक्यूल हो गया, दो मिलकर के एक बना लिए, तो एक और वियोजन से पूर्व कितने थे, दो, तो कितना आ गया 1/2, तो ये आपका बराबर आ गया। तो इस तरह से मार्टा फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आज ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे अगले लेक्चर में, इसके जो है न्यूमेरिकल्स कराएंगे। और सबसे पहले जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स करने में, घर पर कोशिश करें न्यूमेरिकल लगाने की, और जब नहीं आते हैं तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में जो है अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि सर मैं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। गुड डे।